छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ अब अपन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसके बिना ऑलमोस्ट हम रिएक्शन को ढंग से समझ ही नहीं सकते। तो आज जो अपन सीखने जा रहे हैं दो टर्मिनोलॉजी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले, उससे भी पहले ये जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो उसको क्या करते हैं अपन, तोड़ देते हैं न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल, अब फाइल मीन्स क्या होता है? फाइल मीन्स होता है लवर। और न्यूक्लियो तो आप जानते ही हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज, न्यूक्लियस कैसा चार्ज पार्ट? पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का लवर, इसका मतलब ये हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज का लवर कौन होगा? हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो पॉजिटिव को कौन लव करेगा? नेगेटिव वाला। मीन्स अपने वर्ल्ड, केमिकल वर्ल्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं वो सबके सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। All the electron rich species which is having a tendency to donate either electron cloud to a positive charge density is nothing but a nucleophile. All electron rich species. अब electron rich species कैसे हो सकते हैं? Negatively charged species, negatively charged species, right? Like H minus, R माइनस, OH माइनस, SH माइनस, ये सबके सब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं क्या? अच्छा, और नेगेटिव चार्ज हैं तो क्या इनका टेंडेंसी होगा डोनेट करना? किसको? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, जो इलेक्ट्रोफाइल हो, राइट? अच्छा, तो क्या सिर्फ एंड सिर्फ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ही न्यूक्लियोफाइल होंगे? बिल्कुल नहीं। इवन न्यूट्रल स्पीसीज having unshared pair of electrons, pair like क्या क्या हो सकता है? आप कोई न्यूट्रल स्पीसीज बताओ जिसके पास लोन पेयर हो, अनशेयर्ड पेयर हो। साधारण भाषा में क्या वाटर, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, क्या RnH2, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, क्या H2S, सल्फर के पास लोन पेयर। क्या ये सब के सब न्यूट्रल स्पीसीज है? बट क्या इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? और अगर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी डोनेशन टेंडेंसी होगी एंड दे विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या सिर्फ नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही न्यूक्लियोफाइल है? जी नहीं, एक और है, और हम पढ़ते भी आ रहे हैं, क्लास 11th में भी पढ़े थे। दुनिया के सारे स्पीसीज जहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? लूजली हेल्ड होता है। और अगर ये लूजली हेल्ड है तो क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके इजिली मोबाइल्स होंगे? तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा? और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया तो क्या उसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर कर दिया? तो जितने भी C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, बेंजीन, ये सब के सब क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, राइट? अब अपन जानने की कोशिश करते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिसकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। यहां पे हम लोग बेस की टेंडेंसी को रखेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद H+, ठीक है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। जो बेस वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। गॉट इट? अब एक बात, क्या न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है? क्या बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है? क्या मैं कह सकता हूं ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, so they are having basic behavior also, and all bases are electron rich species, so they are having a nucleophilic behavior also, right? Okay, तो क्या मैं कह सकता हूं ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस एंड ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल? बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी that all good nucleophiles are good bases and all good bases are good nucleophile. ये जरूरी नहीं है, ठीक है? अब
कैसे होगा ये सब, किस केस में गुड न्यूक्लियोफाइल का बेसिक बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, या किस केस में बहुत अच्छे बेस का गुड न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर नहीं होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन वही सीखेंगे। ठीक है, बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जिनकी अपन लिविस बेस भी पढ़ ही चुके हैं, जिनकी टेंडेंसी, बेस की टेंडेंसी प्रोटॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल सिंपली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे, उनके साथ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। चमका क्या? आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है Y माइनस, सपोज Y माइनस एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर करेगा तो क्या करने वाला है, और अगर इसका बेसिक बिहेवियर होगा तो ये क्या करने वाला है, किसी रिएक्शन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक स्पीसीज है RCH बॉन्डेड CH, CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गया होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गया होगा, उसकी वजह से इस हाइड्रोजन को रिलेटिवली एसिडिक कर देगा और इसकी टेंडेंसी होगी H+ के फॉर्म में निकल जाने की, राइट। अब ये Y माइनस दो काम कर सकता है, ये Y माइनस यहां भी अटैक कर सकता है, और जैसे ही ये अटैक करेगा ये बना सकता है एक न्यूट्रल स्पीसीज RCH2CH2Y। इस Y माइनस ने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक करके एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इस पर्टिकुलर केस में इस Y माइनस के हम न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर के बारे में बताएंगे। इस पर्टिकुलर केस में ये Y माइनस का जो बिहेवियर है वो उसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है। आई होप आपको चमका होगा। अगर ये Y माइनस यहां से इस H को खींच ले अपनी तरफ इन द फॉर्म ऑफ H+ और बना ले HY, और यहाँ पे जैसे ही H+ यहां से निकलेगा कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, राइट। इस पर्टिकुलर केस में Y माइनस ने क्या किया, एक प्रोटॉन स्नैच किया। तो Y माइनस के कौन से बिहेवियर को ये डिस्क्राइब करता है, बेसिक बिहेवियर को। Y माइनस ने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करके एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाया तो उसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर। Y माइनस ने अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो उसका बेसिक बिहेवियर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है? सो इट इज काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। मींस किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। अब भैया कौन देगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा वही तो एक डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। तो एक और शब्दों में हम डिफाइन करते हैं इसको, टेंडेंसी टू फॉर्म सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड विद एनी अदर एटम अदर देन H+। H+ को छोड़ के दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की टेंडेंसी को अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टेंडेंसी टू फॉर्म सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड विथ एनी अदर स्पीसीज अदर देन H+ इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बात आती है हमारे सामने, ये तो बोल दिया कि चलो नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की तरफ डोनेशन टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, तो ये काइनेटिक ट्रांसफर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अपन ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है R+, ठीक है, और मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है Y1 माइनस Y2 माइनस, ठीक है। सपोज दोनों इस पे अटैक करने वाला होगा, राइट। Y1 माइनस ने लेट अस एज्यूम 10 सेकेंड में अटैक करा, और Y2 माइनस ने लेट अस एज्यूम 12 सेकेंड में अटैक करा। किसने फास्ट अटैक किया, किसने फास्ट अटैक किया, Y1 माइनस में। काइनेटिक का मतलब सिर्फ एंड सिर्फ
जिसने जल्दी अटैक करा, जिसने जल्दी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को के साथ फॉर्म कर लिया, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी को उससे बहस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी को सिर्फ एंड सिर्फ काइनेटिक से मतलब है, किसने जल्दी डोनेट किया। ठीक है, हो सकता है इसको ऐसे समझते हैं, हो सकता है हमारे पास दो स्पीशीज है, दो धनी, काफी धनी लोग, एक मान लेते हैं एक हमारा Y1 था और दूसरा Y2, he was also a rich, he is also a rich species and Y1 is also rich, और मानते हैं Y2 और भी बहुत ज्यादा रिच है, Y1 रिलेटिवली Y2 से थोड़ा सा कम है, बट Y1 दिलदार है, उसके डोनेशन टेंडेंसी मैक्स है। ठीक है, ऑल्दो Y2 के पास पैसा ज्यादा है, बट Y1 का दिल बहुत बड़ा है, तो डोनेट इजिली कौन करेगा? Y1। न्यूक्लियोफिलिसिटी को किसने जल्दी डोनेट करा और किसने जल्दी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, सिर्फ एंड सिर्फ उससे बहस है, इसलिए ये काइनेटिक ट्रांसफर है। चमका क्या? अब आते हैं हम लोग बेसिसिटी के ऊपर। भैया बेसिसिटी क्या है? तो इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ ओनली H+। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का H+ के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी को हम बेसिक स्ट्रेंथ से डिफाइन करते हैं। चमका क्या? टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ H+ ओनली। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी सिर्फ एंड सिर्फ स्पीड से मतलब है। एक आगे आप लोग 12th में ही पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक पैरामीटर है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब है, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी उतना फास्ट। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ को थर्मोडायनामिक पैरामीटर है, इसको स्टेबिलिटी से मतलब है। अभी बस हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक स्पीसीज था Y-, ठीक है, एंड सपोज मैं अभी इसके बेसिक बिहेवियर की बात कर रहा हूं, तो ये Y- क्या करने वाला होगा? ये Y- किसी H+ के साथ क्या बनाएगा? HY बॉन्ड। अब बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली इस बात पे निर्भर करेगा कि ये HY, अगर आपको याद हो आयनिक इक्विलिब्रियम, तो क्या ये बेस और उसका क्या ये कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड कितना स्टेबल है उतना ही बेटर बेसिक स्ट्रेंथ। हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। भैया ये कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा, इसके पास नेगेटिव ज्यादा हाई होगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H+ एंड Y- बहुत हाई होगा, और बॉन्ड उनके बीच का जो ओवरलैपिंग होगा बहुत तगड़ा होगा, राइट? तो बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ एंड सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड पे डिपेंड करता है। हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। चमका क्या? आप इस ग्राफ पे देख सकते हो, मेरे पास एक ब्लू कलर से है और एक रेड से है। क्या इस पर्टिकुलर केस में एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है? कहाँ पे फास्टर हो रहा होगा? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से मतलब होता है, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर उतना फास्टर रेट, और न्यूक्लियोफिलिसिटी को सिर्फ एंड सिर्फ रेट से मतलब है। ये काइनेटिक पैरामीटर है। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ को प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, हमारे वो स्टेबिलिटी ऑफ HA पे डिपेंड कर रहा होगा, राइट? Y- H+ के साथ रिएक्ट करा और HY बनाया, जितना Y- का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहा होगा, जितना वो सारे फैक्टर्स जो Y- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे, वो बेसिकली फाइनली HY की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा होगा, और प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल होगा, इसलिए वो उतना नीचे आता जाएगा, उतना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता चला जाएगा, राइट? आई होप न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब आपको समझ में आया होगा, राइट? न्यूक्लियोफिलिसिटी को रेट से मतलब है, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ को चार्ज डेंसिटी से मतलब है।
हो सकता है कई बार न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम हो, और हो सकता है दोनों ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स हो, राइट। अब हम अपन वही चेक करने जा रहे हैं कि किस किस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक ऑर्डर सेम है और किस पर्टिकुलर केस में वाइस वर्सा है। गॉट इट। यही 4 पैरामीटर है जिससे हम बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे होंगे किसी 2-3 स्पीसीज के अमोंग, राइट। पहला है चार्ज, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेशन, एंड द फोर्थ वन इज गॉट इट। पर सबसे पहले चार्ज वाले पैरामीटर पे आते हैं, ठीक है। अगर डोनर एटम सेम हुआ, 2 स्पीसीज जिसमें डोनर एटम सेम हुआ, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उसकी डोनेशन टेंडेंसी बेटर और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर, लाइक H2O एंड OH माइनस। अरे भैया यहाँ पे डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे लोन पेयर? क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज का क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाई। अगर तो डोनेशन चार्ज डेंसिटी क्या यहाँ हाई, तो क्या मैं कह सकता हूँ OH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेटर बेस एज कंपेयर टू H2O। मीन्स अगर डोनर एटम सेम हुआ तो अनायनिक स्पीसीज इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। अनायनिक स्पीसीज is a better nucleophile than neutral one, provided the donor atom is same। चमका क्या? पक्का। अगर डोनर एटम सेम हुआ तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी हाई उतना बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, उतना बेटर न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, उतना बेटर इवन बेसिक बिहेवियर। गॉट इट। इस पर्टिकुलर केस में दूसरा फैक्टर जो अपन डिस्कस करते हैं वो फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी ओनली चेक व्हेन द साइजेस आर कंपेरेबल। when sizes are comparable, जब साइज एटॉमिक साइज क्या हो? कंपेरेबल हो। और एटॉमिक साइज कब कंपेरेबल होता है? अक्रॉस द पीरियड। तो फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एंड सिर्फ अक्रॉस द पीरियड अपन चेक करते हैं, कंसिडर करते हैं। अक्रॉस द पीरियड ओनली वी कंसिडर द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट। आई होप चमका होगा। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। मेरे पास CH3 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, F नेगेटिव है। आप खुद बताओ क्या साइज C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव एंड F नेगेटिव का ऑलमोस्ट कंपेरेबल है? डेफिनेटली है। और अगर साइज कंपेरेबल हुआ तो हमें कौन सा फैक्टर देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेसर दान देने की क्षमता कम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंजूस होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो क्या F नेगेटिव की डोनेशन टेंडेंसी लीस्ट? और अगर डोनेशन टेंडेंसी लीस्ट तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लीस्ट। तो क्या न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर कुछ इस ऑर्डर में जा रहा हो? दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। और अगर आप देखोगे, सिंपल सी बात है, इसका CH4HF बहुत ढंग से सुनते हैं HF। अब आप खुद बताओ CH4 एंड HF में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? HF है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का और HF का कॉन्जुगेट बेस क्या है? F माइनस। हम पढ़ते ही आ रहे हैं क्लास 11 से ही कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो वीक बेस होता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या? F माइनस। और CH4 का कॉन्जुगेट क्या? CH3 माइनस। वीकर एसिड तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक कॉन्जुगेट बेस। आई होप चमका होगा, राइट। एक और चेक कर लेते हैं अपन।
सपोज SiH3 नेगेटिव है, PH2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, क्या ये फिर से थर्ड पीरियड के एलिमेंट है? और क्या इनका साइज भी ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल है? तो अगर साइज कॉम्पेरेबल है तो हमें कौन सा फैक्टर देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Has the electronegativity, lesser is the donation tendency, lesser is the nucleophilic behavior. Got it? तो nucleophilicity order will be like this. I hope ये सबको चमका होगा और बेसिक बिहेवियर भी कुछ यही होगा. तो ये हमारा पीरियड की बात हो गई. Got it? तो अभी तक अपन ने दो चीजें सीखा है, राइट? एक चार्ज वाला फैक्टर, अगर डोनर एटम सेम हुआ तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट? आई होप ये फैक्टर सबको चमका होगा. और दूसरा फैक्टर हमारा है फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? बट ये फैक्टर कब देखना है? जब साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो. जब हम एक लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो साइज हमारा कंपेरेबल होता है, उस समय हम फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करेंगे. आई होप ये भी क्लियर होगा. अब तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, दैट इज रोल ऑफ सॉल्वेंट इन डिसाइडिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी. ओके, आई होप कि आपने सॉल्वेंट के बारे में बहुत पढ़ रखा होगा, राइट? मींस क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर 11th में भी बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत जगह आपने सॉल्वेंट का नाम सुना होगा. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पैरामीटर पे आएंगे. सॉल्वेंट क्या है? एक मीडियम जिसमें रिएक्शन इज कैरिड आउट, राइट? एक मीडियम है जिसमें एनी प्रोसेस इज कैरिड आउट. सॉल्वेंट कितने तरीके के भैया? तो मेनली दो तरीके के, ये भी हम अपन पढ़ चुके हैं, पोलर, नॉन पोलर, राइट? इन सब में आई होप हम लोग को ये फंडा तो क्लियर है. अब पोलर फिर से दो तरीके के होते हैं, राइट? पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक. हमारे लिए जो काम का है वो बस यही दोनों वाला है, प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, आते हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, दुनिया के वो सारे पोलर सॉल्वेंट जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, दुनिया के सारे पोलर सॉल्वेंट. पहला, दुनिया के सारे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मींस जो पोलर हैं और जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो क्या होंगे? प्रोटिक सॉल्वेंट. प्रोटिक नाम ही बताता है, प्रोटोन, हैविंग अ टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटोन. दुनिया के वो सारे सॉल्वेंट जिनका टेंडेंसी प्रोटोन रिलीज करने का होता है और जहां पे हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू highly electronegative element like N, O, F, S, इन सब के साथ अगर किसी सॉल्वेंट का हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. ठीक है, अब थोड़ी सी बात और करते हैं. क्या एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर हाइड्रोजन की टेंडेंसी H+ के रूप में निकलने के ऊपर है, तो क्या इसके ऊपर एक स्लाइड डेल पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर एक स्लाइड डेल नेगेटिव होगा क्या? तो एक प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को एक स्फीयर मानते हैं which is containing both the charges positive as well as negative. ये अपन ने कन्वेंशन के लिए मान लिया, आगे बहुत काम आने वाला है. तो जब भी आपको एक प्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए, सीधा ये मानो स्फीयर कंटेनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर कंटेनिंग नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. अब अपन जरा सोचने की कोशिश करते हैं. लेट्स assume we are having a salt MX और इसको अपन ने डिसॉल्व किया, तो MX एक्वस में पहले कन्वर्ट हुआ होगा और ये इसके बाद स्प्लिट करेगा M+ एंड X- में. पक्का? अच्छा, और अपन ने इसको एक प्रोटिक सॉल्वेंट में मान लेते हैं पानी. सबसे आसान, अपने पास सबसे आसान सॉल्वेंट कौन सा है? पानी, वाटर, राइट? तो वाटर क्या करने वाला होगा? अब इस पे विल स्टार्ट सराउंडिंग इट. कैसे? क्या हमने प्रोटिक सॉल्वेंट को एक स्फीयर माना था और स्फीयर कंटेनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, क्या यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या इस कैटायन को वाटर मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव साइड वाले ओरिएंटेशन से चारों साइड से सराउंड कर लेगा? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं चमका। क्या कैटायन को इस प्रोटिक सॉल्वेंट ने चारों अपने नेगेटिव साइड वाले डायरेक्शन से चारों तरफ से सराउंड कर लिया है क्या? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपन कहते हैं सॉल्वेशन। तो क्या कैटायन प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेट हो रहा है? डेफिनेटली होगा, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट के पास एक स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट को स्फीयर सराउंड करेगा अपने नेगेटिव साइड से। क्या इसी तरह एनायन को भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सराउंड करना शुरू कर देगा? डेफिनेटली यस, बट किस साइड से? पॉजिटिव साइड से। दैट्स व्हाई अ प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ऑक्सीजन वाले साइड से M+ का सॉल्वेशन हो रहा है, हाइड्रोजन वाले साइड से X- का सॉल्वेशन होना शुरू हो गया, इंटरैक्शन शुरू हो गया। पक्का? अच्छा, एक बात आप बताइए, क्या जितना ज्यादा ये सॉल्वेशन होगा, क्या उतना ज्यादा प्रोसेस, एक फिजिकल बॉन्ड दोनों के बीच तो डेफिनेटली बनना है, एंड बॉन्डिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो जितना ज्यादा बेटर बॉन्डिंग होगा, क्या उतना एनर्जी रिलीज होगा? हायर इज द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, better will be the stability of cation or anion। मीन्स जितना ज्यादा सॉल्वेशन चार्ज्ड स्पीसीज का, उतना बेटर स्टेबलाइजेशन। चमका क्या? नाउ लेट अस कम टू एप्रोटिक सॉल्वेंट। नाम क्या है? एप्रोटिक, जिसके पास प्रोटॉन नहीं हो। और प्रोटॉन कब इसलिए नहीं मिलेगा? जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो। मीन्स हाइड्रोजन डायरेक्टली H जो है अपन का H शुड नॉट बी कनेक्टेड टू डायरेक्टली ONFS। अगर इनसे हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है जिस सॉल्वेंट में, और अगर वो सॉल्वेंट पोलर है, तो उसकी प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी नहीं होगी। पक्का? और अगर प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी नहीं होगी तो सच सॉल्वेंट विल बी रेफर्ड एज एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल आप खुद बताओ। एथर, कीटोन, मींस कीटोन में कौन सा? एसीटोन, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, पोलर है, बट क्या हाइड्रोजन एसिडिक है? यहाँ पे नहीं है। एसीटोनाइट्रोल बहुत अच्छा, हमारा डाइमेथाइल फॉर्माइड बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। इसी तरह हेक्सामेथाइल फॉस्फामाइड HMPA, और भी हमारे बहुत सारे सॉल्वेंट है पोलर, एप्रोटिक, DMSO, DMA, राइट? बहुत सारे हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट के ऊपर। नाम क्या है इसका? आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सबसे नीचे, DMSO, डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड। स्ट्रक्चर जरा देखें, क्या स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। CH3S डबल बॉन्ड O CH3, डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सबसे पहले तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पक्का कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। आई होप ये तो चमका होगा। अब नेगेटिव चार्ज क्या डीलोकलाइज करके डेल नेगेटिव यहाँ पे होगा, और डेल पॉजिटिव क्या यहाँ पे था। एक बात आप बताओ, क्या डेल नेगेटिव कहीं से भी कहीं भी स्टेरिकली क्राउडेड है क्या? आपको इसका जो ऑक्सीजन के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो टोटली एक्सपोज्ड है क्या? क्या ये नेकेड है ऑलमोस्ट? क्या इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आके अटैक कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। पक्का? क्या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, आई होप आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इस O नेगेटिव पे इजिली आके अटैक कर सकता है। बट अब आते हैं सल्फर पे। इसका डेल पॉजिटिव क्या दोनों साइड से बल्कियर मिथाइल ग्रुप से क्राउडेड है? और अगर क्राउडेड है तो क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को यहाँ पे आने में तकलीफ होगी? 100% होगी। ठीक है, मैं ये हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, बट मेरे को चारों तरफ से किसी ने घेर रखा है, तो कोई अगर पैसा देने वाला भी होगा फिर भी मुझे इजली वो मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट? क्या ना इससे कि इसका जो डेल पॉजिटिव है
वो टोटली हिंडर्ड है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो एक्सपोज्ड नहीं है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को आज के बाद अपन एक स्फीयर मानेंगे जिसका सिर्फ एंड सिर्फ नेगेटिव पार्ट हमें दिखता है। पॉजिटिव पार्ट तो सबसे पहले बात एक्सपोज नहीं हो पाता है, स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। और एक और बात आपको इस स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेट अस एज्यूम इसके पॉजिटिव चार्ज भी हैं, बट क्या मिथाइल जो था हमारा CH3 बल्कियर मिथाइल CHH, क्या प्लस साइज से इस डेल पॉजिटिव को और धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा? क्या इसके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? पक्का क्या? तो कैन आई से 100% क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आज के बाद एक स्फीयर है जिसका सिर्फ एंड सिर्फ हमें नेगेटिव चार्ज दिखता है। अब एक बात बताओ, क्या अब मैंने एक सॉल्वेंट एक सॉल्ट लिया AB सॉलिड, इसको मैंने डिसॉल्व किया, AB एक्वस में कन्वर्ट हुआ, या AB किसी पोलर एप्रोटिक है AB में, अब ये लेट अस अज्यूम स्प्लिट किया A+ एंड B- में। A+ को तो एप्रोटिक सॉल्वेंट सराउंड कर देगा क्योंकि एक स्फीयर है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, बट क्या B- को सराउंड कर पाएगा? क्या aprotic solvent, will it solvate a negative charge species? Will it solvate an anionic species? The answer is big no. Aprotic solvent cannot solvate anionic species. I hope ये भी आपको क्लियर होगा, राइट? अच्छा, अब एक बात बोलते हैं, तो अनायनिक स्पीसीज का सॉल्वेशन कहां होगा? प्रोटिक सॉल्वेंट में, पक्का। अब मानते हैं हमारे पास दो अनायनिक स्पीसीज है F- और I-, और दोनों को अपन ने प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा, किसका सॉल्वेशन बेटर? तो आज के बाद याद रखना, सॉल्वेशन चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी के बाद पे डिपेंड करता है, हमें ये बहुत ध्यान में रखना है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी कब ज्यादा? नेगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर है, बट क्या इसका साइज छोटा साइज और सेम नेगेटिव, तो क्या F- का चार्ज डेंसिटी हाई? चार्ज डेंसिटी हाई, और अगर हाई चार्ज डेंसिटी जिसका, उसका सॉल्वेशन बेटर। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना प्रोटिक सॉल्वेंट उसको चारों तरफ से सराउंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट के पास डेल पॉजिटिव वाला साइड भी था। आई होप ये चमका होगा, राइट? Smaller the size, higher is the charge density, provided same negative charge, higher is the charge density, better is the solution. चमका? पक्का? अच्छा, अब एक खुद ही बात करते हैं, CH3 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, पक्का? साइज किसका छोटा? F लेफ्ट टू राइट, F का साइज छोटा, सेम नेगेटिव चार्ज, क्या चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर हाई? अगर चार्ज डेंसिटी F नेगेटिव के ऊपर हाई, तो क्या F नेगेटिव का सॉल्वेशन बेटर? और सॉल्वेशन कैसा प्रोसेस है? जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अनायन को चारों साइड से घेर लेता है, तो क्या F मॉलिक्यूल को ज्यादा घेरेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल? और क्या CH3- का रिलेटिवली बहुत कम होगा एज कंपेयर टू F नेगेटिव? अच्छा, आप ये बताओ, दोनों की डोनेशन टेंडेंसी है, बट F- बेचारा सॉल्वेंट से घिरा पड़ा है, चारों साइड से सॉल्वेंट से घिरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे कौन जाके पहले अटैक करेगा? जिसका सॉल्वेशन कम होगा, राइट? जो कम घिरा होगा। CH3 नेगेटिव जाके इजिली अटैक कर देगा R पॉजिटिव के ऊपर। चमका क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं CH3 से F नेगेटिव की तरफ, हमारा साइज छोटा होता है जा रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, सॉल्वेशन बढ़ता जा रहा है, सॉल्वेशन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता जा रहा है, मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी
CH3 नेगेटिव का बेटर होगा एज कंपेयर टू F नेगेटिव। सेम कहानी क्या हम पीरियड में भी ग्रुप डाउन द ग्रुप की भी बात करते हैं, F नेगेटिव एंड I नेगेटिव। अब खुद बताओ, दोनों को मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट में रखा, ठीक है। F नेगेटिव का साइज छोटा क्या, तो इसका सॉल्वेशन बेटर क्या, और जिसका सॉल्वेशन बेटर उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्या। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में भैया I- का सॉल्वेशन कम होगा, साइज बड़ा है, इसको सराउंड नहीं कर पाएगा, इसको सराउंड नहीं कर पाएगा तो ये जल्दी से जाकर R पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और इसके साथ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, RI का फॉर्मेशन कर देगा। चमका या नहीं चमका? चमका। तो स्मॉलर द साइज इन प्रोटिक सॉल्वेंट, higher is the charge density, better the solution, lesser the nucleophilicity. Got it? अब आते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे ही मेरे दिमाग में है, मेरी बात पहला दिमाग नेगेटिव चार्ज, और क्या ये किसी Y- को सॉल्वेट कर पाएगा? नो सॉल्वेशन। चमका या नहीं चमका? Y- को एक एप्रोटिक सॉल्वेंट कभी भी सॉल्वेट नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है भैया, राइट। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है? तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर कंसीडर करना है। चार्ज डेंसिटी फैक्टर कंसीडर कीजिए, बहुत ही आसानी से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। CH3 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, पहले हम इसके ऊपर आते हैं, F नेगेटिव एंड I नेगेटिव। बहुत ढंग से सुनते हैं, F नेगेटिव एंड I नेगेटिव, सिंपल सी बात है, किसका चार्ज डेंसिटी बेटर? क्या F नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी बेटर? और अगर चार्ज डेंसिटी है तो पहले तो मैं सॉल्वेशन बोलता था, बट क्या मैं यहां पे सॉल्वेशन बोलूंगा? डेफिनेटली नो। एप्रोटिक सॉल्वेंट में अनायन का सॉल्वेशन नहीं होता है, और अनायन सॉल्वेंट नहीं हो रहा है, इसको सराउंड नहीं कर रहा है, तो जिसका चार्ज डेंसिटी जो ज्यादा रिच हुआ वो जाके जल्दी अटैक कर देगा। चमका। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में F- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। चमका। अब आप बोलोगे CH3 नेगेटिव F नेगेटिव, तो साइज भैया ठीक है, नो डाउट F नेगेटिव का साइज थोड़ा सा छोटा था, बट फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है, बट डाउन द ग्रुप सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। चमका या नहीं चमका? सॉल्वेंट में हमेशा ध्यान में हमें देखना है कि अनायन को कौन सॉल्वेट करता है और कौन ज्यादा सॉल्वेट करता है। जो ज्यादा सॉल्वेट किया वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा। चमका। अब एक लास्ट फैक्टर है अपन के पास, दैट इज स्टेरिक फैक्टर, जिससे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी डिटरमाइन करेंगे। वो कुछ ऐसा है, मेरे पास एक एथॉक्साइड आयन है और मेरे पास टर्ब्यूटॉक्साइड आयन है। RO-, डोनर तो कहां से डोनेशन होने वाला होगा? ओ साइड से ही डोनेशन होगा, राइट। डोनेशन विल हैपन फ्रॉम हियर ओनली। आई होप ये चमका होगा। अब भैया जैसे जैसे आर के ऊपर बल्किनेस बढ़ाते जाओगे, को किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस में अटैक करने में तकलीफ होगी, इट विल हैव डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग देयर। तो अगर तकलीफ होगी, इट विल हैव अ डिफिकल्टी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, तो कैन आई से न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज। इथॉक्साइड आयन एंड टर्ब्यूटॉक्साइड आयन, डोनर एटम तो ऑक्सीजन ही था, बट क्या ऑक्सीजन के साथ जो आर था यहाँ पे बहुत बल्कि है, और अगर बहुत बल्कि हो गया तो क्या न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर इसका बहुत कम। अब आते हैं बेसिक बिहेवियर। क्या बेसिक बिहेवियर को बल्किनेस से कोई फर्क पड़ता है क्या? ये तो सिंपल सी बात है, छोटे से स्पीसीज H+ के साथ रिएक्ट करने वाला है, जहां पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ को तो सिर्फ एंड सिर्फ चार्ज डेंसिटी से फर्क पड़ता है, ठीक है। टर्ब्यूटॉक्साइड एंड इथॉक्साइड में इसके पास हायर चार्ज डेंसिटी। आई होप ये चारों फैक्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप अब आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट।
एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए।